ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात अब करते हैं जाति की राजनीति की। दरअसल देश में इसे लेकर एक नई तरह की सुगबुगाहट इन दिनों सुनाई दे रही है। बांटने और काटने की सियासत पर बीजेपी और संघ एक सुर में नजर आ रहे हैं। संघ और बीजेपी का जाति की राजनीति पर हल्ला बोल जो दिखाई दे रहा है, लगातार बयानों के जरिए दशहरे के दिन जाति की राजनीति पर एक सुर में नीचे से लेकर ऊपर तक के नेता बोलते हैं। पीएम मोदी के बाद बांटने की सियासत पर भागवत ने भी बयान दिया। बांग्लादेश के बहाने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की गई। योगी के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि कटोगे तो बटोगे। हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश क्या बीजेपी कर रही है, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा, हरियाणा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह बात कही। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। बीजेपी का फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा चेहरा जिन्हें माना जाता है, और लगातार आपको बता दें नीचे से लेकर ऊपर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता अब एक ही सुर में यह बात कहते नजर आ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बड़ी खबर है कि देश में राजनीति जाति की इसे लेकर नई सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बांटने और काटने की सियासत पर बीजेपी संघ का एक सुर नजर आ रहा है। एक तरफ आपको याद होगा राहुल गांधी जो जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी अब ये कह रही है कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या बीजेपी अपने तरीके से जवाब देने का प्रयास विपक्षी दलों को कर रही है, खासतौर पर उत्तर भारत में? और क्या इसे बीजेपी की आने वाले चुनाव में तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है? क्या बीजेपी अभी से 28-29 की तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश बिहार की तैयारी कर रही है? क्या मायने हैं इसके? बीजेपी जो एक साथ एक ही तरह के बयान दे रही है। खास बात यह है कि इस बार संघ और बीजेपी का राजनीति जो है जाति के उस पार एक साथ हल्ला बोल हो रहा है, और बयानों के सुर जो हैं वो एक ही माला में पिरोए हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ और कैलाश विजयवर्गीय क्या बयान देते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो बयान आपको सुनवाते हैं। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में
अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साथ ही दो राजनीतिक मेहमान राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता और योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत। शरद जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद हरियाणा चुनाव में जो बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की, क्या उसने बीजेपी को एक राह दिखाई है आगे के लिए? जो बयान इस वक्त दिए जा रहे हैं लगातार नेताओं की ओर से, और दूसरी तरफ क्या इसे 28-29 की तैयारी के तौर पर भी आप देख सकते हैं? देखिए, ये एक तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक गंभीर आरोप है। जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और उसके बाद मोहन भागवत जी संघ प्रमुख जो हैं उनका ये बयान आना, और डीप स्टेट वोकिज्म और उसी के साथ कल्चरल मार्क्सिस्ट जैसे शब्दों का उपयोग करना। पहले तो हम ये समझें कि डीप स्टेट है क्या। डीप स्टेट की थ्योरी ये कहती है कि ये चुने हुए प्रतिनिधियों के, यानी जो इलेक्ट्रली इलेक्टेड जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, सांसद विधायक, उन्हीं के समानांतर चलने वाला एक सिस्टम होता है जिसे डीप स्टेट कहते हैं। और माना जाता है कि इसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल होते हैं। लेकिन ये सरकार की या चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नीतियों से अलग ये अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं, और ये पैरेलल सरकार की तरह काम करते हैं। और इसमें एनजीओ भी रहते हैं जिन्हें डीप स्टेट फंडिंग देता है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे डीप स्टेट माना जा सकता है कि जिस तरह से एक अच्छी भली चलती सरकार को, हालांकि उसको लेकर आरोप लगे कि जिस तरह से वहां पर जो चुनी हुई सरकार थी वो मनमानी कर रही थी, ये आरोप बिल्कुल सही हैं और ऐसा माना गया कि उसकी तरफ वो चीजें गईं। लेकिन फिर भी जिस सुनियोजित तरीके से मिलिट्री, तमाम इंटेलेक्चुअल्स और जो खुफिया तंत्र है उसने मिलकर सरकार का तख्ता पलट किया, ऐसा ही पाकिस्तान में होता है। और दूसरी बात है कि लगातार आप सरकार के विरुद्ध बोलते रहिए। और तीसरी चीज होती है कि एक सांस्कृतिक तौर पर हमला करना। तो ये मोहन भागवत जी ने इसको और एलॉबरेट किया है। तो ये चीजें ये बताती हैं कि क्या भारत के विरुद्ध ऐसा कोई षड्यंत्र चल रहा है। अब इसका राजनीतिक पहलू भी आता है कि राजनीतिक पहलू ये है कि एक तरफ जहां कांग्रेस जाति विभाजन की राजनीति का आरोप बीजेपी लगा रही है कि जातिगत जनगणना, जाति की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास इसका कोई काट लोकसभा इलेक्शन में बहुत मजबूत तरीके से नहीं था। तो उसे लगा कि वही उसका भरोसेमंद और विश्वसनीय मुद्दा जो राम मंदिर से शुरू होता है 90 के दशक में, और उसके सांसदों की संख्या बढ़ाकर उसे 3 बार सरकार बनाने के कीर्तिमान की बराबरी की तरफ ले जाता है, जो नेहरू जी के नाम रहा। तो वो फिर उसी मुद्दे पर लौटी है, और तमाम उसके नेता इसी लाइन पर बात कर रहे हैं कि भारत और भारत की जो एक हिंदुत्व की छवि है उसे विखंडित करने की कोशिश है, और बांग्लादेश इसका ताजा उदाहरण है। जी जया। निश्चित तौर पर शरद जी, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजपाल जी और योगेश यादव जी। राजपाल जी, सबसे पहले तो आपसे ही ओपनिंग रिमार्क में इस पर लेना चाहूंगी। तमाम बीजेपी के नेता, संघ की भी मैं बात अगर करूं और बीजेपी के तमाम नेताओं की, लीडर्स की बात करूं, मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, वो एक ही तरह के बयान देते इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या ये कोई रणनीति है या मात्र इसे सहयोग की तरह देखा जाए? राजपाल जी। नहीं, देखिए, ये न रणनीति की बात है न कोई किसी प्रकार की बात है। ये बात सीधी ये है कि देश के अंदर जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि जनसंख्या का जिस प्रकार से जनसंख्या के हिसाब से और धार्मिक हिसाब से और इससे सब तमाम तरीके से देख रहे हैं, तो ऐसे में चिंता करना अपनी जगह है। और इस प्रकार की चिंता समय समय से सामाजिक संगठनों के द्वारा भी होती है, राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी होती है। और जिस प्रकार से तुष्टीकरण के तहत
आप हम सब जो देख रहे हैं कि जो वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने का काम करता है। और इस प्रकार की चिंता व्यक्त करने का काम भी समय समय पे हमारे लोग करते हैं, देश के विद्वान लोग करते हैं, देश के राजनीतिक लोग करते हैं। ये चिंता होना चाहिए और समय समय पे समाज का ध्यान आकर्षित कराने का काम हमें करना चाहिए। ठीक है, योगेश जी। देखिए जया जी, पहले नेताओं को सबसे पहले सनातन की परिभाषा को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। पहले सनातन परंपरा को पढ़ना चाहिए, ऋग्वेदों को पढ़ना चाहिए, रामायण को पढ़े, गीता को पढ़े। उसके बाद इनमें सनातन धर्म की आत्मचेतना और ज्ञान इतना परिष्कृत है और इतना सहिष्णु है कि उसके विचार और उसका प्रभाव भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व से प्रभावित है। तो कभी ये नहीं कहें कि सनातन धर्म खतरे में, सनातनी लोग खतरे में। ये एक तरह का भयावह संकेत इस बात का प्रतीक है कि ये राजनीति करना चाहते हैं। हमारे देश में मुगल साम्राज्य रहा, अंग्रेजों का साम्राज्य हुआ, उसके बाद भी जो सनातन धर्म की सहिष्णुता है, सनातन धर्म का जो विचार है, वही हमारी परिपक्वता है, वही हमारी शक्ति है, वही हमें कई वर्षों तक, अनंत वर्षों तक उसको सनातनी को कायम रखेगा। और ये भया वातावरण को निर्मित करना कि नहीं इकट्ठा होगे तो मर जाओगे, कट जाओगे, ये किस तरीके की आप सनातन परंपरा का प्रवाह कर रहे हैं? अरे भगवान राम ने तो रावण के पास भी लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ ज्ञान लेकर आओ। हमारे अंदर उतनी सहिष्णुता है। कृष्ण ने भी युद्ध किया तो नीतिगत युद्ध किया, लेकिन उन्होंने मनुष्य जाति से प्रेम किया। तो हम जब सनातन को ही नहीं अपना पा रहे हैं, और जहां तक मेरी मान्यता है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला या मोहन भागवत जी ने बोला, तो उसके पीछे मुझे कहीं ना कहीं से जैसे इन्होंने एक तरीके से भय दिखाया कि हमारा प्रजातंत्र खतरे में, हम पाकिस्तान जैसा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, आपकी नीतियां कमजोर है। इंदिरा जी के समय तो ये भय कायम नहीं हुआ था। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की सहिष्णुता और बहुत विशालता के सामने ये बातें उठकर नहीं आई थी। अब ये भयावह संकेत आपके समय बार बार दोहरा रहे हैं, तो ये एक राजनीतिकरण है। और ये ठीक है, वो तो सभी दल करते हैं। योगेश यादव जी, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, और इसके साथ ही राजपाल जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। शरद जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त देश में एक अलग तरह की सियासत देखी जा रही है, और क्या ये कहा जाए कि ये हिंदू वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश है बीजेपी की, या ये कहा जाए कि जाति कार्ड का जो काउंटर है वो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है विपक्षी दलों के लिए।